हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस एंड आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होंगे क्योंकि फिर से मैं लेके आई हूँ एक नया चैप्टर। और देखो बच्चों, ये चैप्टर नंबर 10 हो चुका है, राइट? तो स्पीड अप, बकअप, अपनी सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी से कवर करो और फिर पहुंच जाओ जंप कर कर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पर। अब एज द नेम सजेस्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, तो अब इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? कि कुछ एल्जेब्रिक ऐसा नहीं लग रहा, अल्फाबेट एल्जेब्रा ऐसा कुछ साउंड नहीं कर रहा। यानी कि जब हमारी मैथ्स में हमारी इंग्लिश इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन ले ले कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं बस हमें वही वही दिखे और बाकी चीजें कैलकुलेशन वे में कुछ ना हो, तो हम उस वक्त पर आ जाते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में। यानी कि जो वेरिएबल्स हैं उनके इक्वेशंस बनाकर हम उन्हें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के वे में रिप्रेजेंट करते हैं। काइंड ऑफ नॉट प्रॉपरली बट काइंड ऑफ, ये सिंपल इक्वेशन से बहुत चैप्टर रिलेट करेगा, बट थोड़ा सा वेरिएबल का कंट्रीब्यूशन इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ज्यादा होता है। ठीक है, तो आज हम समझते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को। सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर अभी हमें इस पिक्चर में क्या दिख रहा है। ये पिक्चर जो हमें दिख रही है इसमें देखो x+3 y-5 4x+5 एंड 10-5। तो ये कुछ सिंपल इक्वेशंस जो हमने पढ़े थे उन्हीं का कुछ एग्जांपल्स लग रहा है कि हाँ मैम ये तो हमने सिंपल इक्वेशन में किया हुआ है। सो हाउ आर एक्सप्रेशंस फॉर्म्ड, राइट? So we now understand what a variable is. We use letters like x, y, l, m, etc. to represent variables. A variable can take on different values. Its value is not fixed. On the other hand, a constant has a fixed value such as 400 or -17, कुछ भी हो सकती है। कांस्टेंट की वैल्यू तो माइनस भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो हमने समझा है वो ये बात है कि एक्सप्रेशंस को फॉर्म करने के लिए वी नीड टू थिंग्स विच आर, फर्स्ट वन इज वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है? कोई भी अल्फाबेट आप ले सकते हो, टोटली आपकी चॉइस है। फिर दूसरा हमारे कांस्टेंट, यानी कि कोई भी नंबर्स। व्हेन वी मेक अ कॉम्बो ऑफ दीज थिंग्स, वेरिएबल्स प्लस कांस्टेंट, तो हमारी एक एक्सप्रेशन फॉर्म हो जाती है। उसके बाद अब देखो यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन दे रखी है 4x5। तो अगर मैं इसको डिनोट करूं तो क्या है? स्टार्ट विद द वेरिएबल x मल्टीप्लाई बाय द कांस्टेंट 4 टू गेट 4x, एड द कांस्टेंट 5 टू 4x टू गेट 4x प्लस 5। इस इक्वेशन को बनाने के लिए सबसे पहले हमने वेरिएबल लिया, उस वेरिएबल को हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करा और फिर उस वेरिएबल का जो प्रोडक्ट आया यानी कि 4x आया उसमें हमने 5 प्लस कर दिया। तो इसी तरीके से हमने ये वेरिएबल्स देखे। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? कि मल्टीप्लाइंग द वेरिएबल्स x बाय इटसेल्फ x। तो यहाँ पर क्या हुआ कि x को x से ही मल्टीप्लाई कर दिया है। जब हम ये पेरीमीटर एंड एरिया कर रहे थे तो वहां पे भी हम क्या कर रहे हैं? वेरिएबल ही तो है सेंटीमीटर, यूनिट्स में हम बेशक लिख रहे हैं बट सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर इज रिटन एज सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ पर भी यही हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने ये समझ लिया है कि किस तरीके से इक्वेशंस बनाते हैं, उन्हें पढ़ते कैसे, उनका मतलब क्या होता है। अब टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, क्या क्या टर्म्स होती हैं एक एक्सप्रेशन में? टर्म्स आर इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ एन एक्सप्रेशन दैट आर फॉर्म्ड सेपरेटली and then added together. For example, 4x plus 5. So first we form the term 4x by multiplying the constant 4 with the variable x. तो हम यहाँ पर हमने यहाँ पर टर्म्स बनाई। ठीक है, पहली टर्म इसमें क्या है? पहली टर्म है इसमें हमारा 4 और सेकेंड टर्म हमारा जो है वो कांस्टेंट। कैसे बनाया? वो हमने जब ऐड करा 5 को 4 में। ठीक है, तो 3x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर, ये आपको पता ही है कि पहले 3 को पहले x जो है हमारा 3 मल्टीप्लाई बाय x करा, फिर 7 मल्टीप्लाई बाय y किया, तो ये दो एक्सप्रेशंस हमारे हो गए। अब देखो टर्म में हम क्या समझ रहे हैं? फर्स्ट टर्म, ठीक है, यहाँ पर हमारा बात आई 3x स्क्वायर की। फिर नाउ वी फॉर्म द टर्म, सेकेंड टर्म 7 बाय मल्टीप्लाइंग 7 विद अ वेरिएबल y. So finally we add 3x square and 7y to get the expressions. टर्म्स में ना जनरली हमारे जो वेरिएबल्स है उनका आना बहुत जरूरी है, तभी टर्म्स हमारी वो होंगी। एवरी एक्सप्रेशन कैन बी सीन दिस वेज एज अ सम ऑफ टर्म्स फॉर्म सेपरेटली। ओके, सिमिलर एग्जांपल्स दिए हैं। अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंसीडर करने हैं जब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ टर्म्स की। तो यहाँ पर टर्म्स आर क्रिएटेड बाय मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट विद वेरिएबल्स। हम किसी को भी टर्म्स कैसे बना सकते हैं? अगर मैं किसी वेरिएबल को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, वेरिएबल्स कैन बी मल्टीप्लाइड टुगेदर। वेरिएबल्स खुद से भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, जैसे कि 3xy और xy स्क्वायर, कुछ भी, ठीक है, और स्क्वायर। कंबाइनिंग टर्म्स, हम उन्हें विद सिंबल, कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन के सिंबल के साथ उन्हें कंबाइन करते हैं। टर्म्स आर कंबाइंड बाय एडिशन टू फॉर्म एन एक्सप्रेशन। नेगेटिव साइंस इन टर्म्स, the minus sign is included in the term itself. For example,
in minus square minus 3xy, the term is minus 3xy, not 3xy. टर्म जो है वो माइनस 3xy है, ऐसा नहीं है कि ये पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, साइन की वजह से नेगेटिव नहीं, जो हमारी दूसरी टर्म थी यानी कि जो हमारा 3xy था वो ही नेगेटिव था, इसकी वजह से इनका जो साइन है वो इस तरीके से आया है। नाउ फैक्टर्स ऑफ अ टर्म, फैक्टर्स क्या होंगे? फैक्टर्स आर द क्वांटिटीज दैट when multiplied together form a term. For example, in this question 4 minus x square minus 3xy, तो there are two terms, दो terms है ना हमारे पास 4xy and minus 3xy, तो term 1 and term 2, this term is formed by multiplying 4x and x, therefore the factor is this. फैक्टर्स का मतलब कि वो उन्हें मल्टीप्लाई, तो इसमें आपने वो वाला चैप्टर हमने करा था ना, सिंप्लीफाई करना है कि हमें फैक्टर्स करने, देखो 4x स्क्वायर, तो यहां पर हम क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये सिंपल हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे फैक्टर्स होंगे। अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे? -3x एंड y, -3x एंड y, ओके। अब आ जाता है हम नेक्स्ट पे, वी कैन विजुअलाइज द फैक्टर्स ऑफ अ टर्म यूजिंग अ ट्री डायग्राम। हम इसे एक ट्री डायग्राम के थ्रू भी हेल्प से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारा ट्री डायग्राम बनेगा फॉर टर्म 5xy, तो क्या होगा 5x एंड y, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके तो 5xy हमारा प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ है। अब फैक्टर्स फॉर 10, सिंस इट इज अ कांस्टेंट इट डज नॉट ब्रेक डाउन फर्दर, कांस्टेंट हमारे टी डायग्राम में फर्दर ब्रेक डाउन या फिर अदरवाइज भी ब्रेक डाउन नहीं होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट फैक्टर्स, इररिड्यूसिबल फैक्टर्स। इररिड्यूसिबल फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स आर रिटन देयर इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे हैं। फॉर इंस्टेंट 5xy इज नॉट रिटन एज 5 मल्टीप्लाई बाय xy, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी? बिकॉज xy कैन बी फर्दर फैक्टर्ड इनटू x एंड y, तो हमें तीनों के लिए अगर 5xy तो मैं 5 मल्टीप्लाई बाय xy नहीं लिख सकती हूँ, सिर्फ 5 को अलग राइट करूंगी, x अलग होगा, y अलग होगा, ठीक है। कोफिशिएंट, the numerical factor of a term is called the numerical coefficient or simply the coefficient. coefficient का मतलब क्या होता है कि इस 5x5 में coefficient क्या है, नंबर क्या है, 5 है। 10xyz में coefficient क्या है, 10 है। कि जो भी हमारी काउंटिंग्स होंगी, जब वेरिएबल्स हट जाएंगे हमारे, तो जो कॉन्स्टेंट्स होंगे, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी, वो ही हमारे कोफिशिएंट्स होंगे, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स होंगे, ठीक है। और साइन का बच्चों ध्यान रखना है कि अगर -7x2y² है तो -7 ही मैं कंसीडर करूंगी। अब आ जाते हैं यहाँ पर कुछ हम स्पेशल केसेस में। व्हेन द कोफिशिएंट इज +1 इट इज यूजुअली ओमिटेड, 1x इज रिटन एज x। अगर आपकी जो वैल्यू है उसका जो वैल्यू वो है 1x है, तो आप 1 को हटा दोगे, क्योंकि अंडरस्टूडेबल है कि हमारे लिए जो ये चीजें हैं वो एक सिंगल में पॉइंट में ही अवेलेबल हैं। तो अगर +x है, +1x है, तो इट विल बी बिकम द x ओनली, एंड इफ -1x है तो इट विल बिकम इन द -x इन द फॉर्म ओनली, ओके। अब यहाँ पर आ जाते हैं जनरल यूज ऑफ कोफिशिएंट्स के, जनरल यूजेस क्या है हमारे, ठीक है। अब यहाँ पर 10x² में कोफिशिएंट क्या है, देखते ही पता चल गया होगा कि मैम 10 इज द कोफिशिएंट, ठीक है। अब 10 किसका कोफिशिएंट है? 10 इज द कोफिशिएंट ऑफ xy², x is the coefficient of 10y² and y² is the coefficient of 10x। तो यहाँ पर हमने इनका रिलेशन बताया। समटाइम्स द टर्म कोफिशिएंट इज यूज्ड इन ब्रॉडर सेंसेस, कि 10 किसका है, x का और y का, ठीक है। x किसका है, y² का और 10 का, y² किसका है, x और 10 का, कि हर एक के साथ हमें रिलेशन ड्रॉ करना है। कि अगर इसे मैं ब्रॉड करूंगी तो 10x y, तो 10x y and y are the factors of this term। तो इसी केस में यहाँ पर कि a जो है, a किसका कोफिशिएंट है, 3abc का, a² किसका है 3bc का। तो इस तरीके से हम इन्हें समझेंगे। अब बात आती है लाइक टर्म्स की और अनलाइक टर्म्स की, कि हमें यहाँ पर क्या समझना है। इन अलजेब्रा इट एसेंशियल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइक एंड अनलाइक टर्म्स टू सिंप्लीफाई एक्सप्रेशंस इफेक्टिवली। अब लाइक टर्म्स की बात है कि लाइक का क्या लग रहा है, कि जो लाइकली हूं, एक जैसे हूं, राइट, हम एक दूसरे को लाइक करते हैं, वैसी वाली टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स आर टर्म्स दैट हैव द सेम अलजेब्रिक फैक्टर्स, they contain the same variables raised to the same powers। the coefficients of these terms may differ but the variables parts must be identical। कि coefficient part जो है, coefficient terms जो है वो differ कर सकती हैं, but algebraic expressions और variables हमारे सेम होने चाहिए और पावर भी सेम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2xy, ठीक है, किसके फैक्टर्स किसके से सेम है, देखो 2xy,
5xy, 5xy. So since the variable parts xy are the same in both the terms, they are like terms. अगर variable part हमारा same होगा with related to the numbers, right, तो हमारे वो like terms होंगी. अब यहाँ पर देखते हैं 2xy and -3x, ये same नहीं है क्योंकि यहाँ पर y जो है वो missing है, तो हमारे factor same नहीं है. The factors 2xy are 2x and y, तो it means के the number 4 is a constant, does not contain any variables. यहाँ पर तो होगा ही नहीं बच्चे, ठीक है, इस वाले केस में. वेट, ये भी हमारा नहीं है लाइक टर्म क्योंकि सिमिलर नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे तो वेरिएबल्स है ही नहीं, तो ये भी हमारा लाइक टर्म नहीं होगा, ठीक है. अब आ जाती है बात मोनोमियल्स, बायनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड पोलिनोमियल्स की. मोनोमियल्स का मतलब होता है एक्सप्रेशंस विद ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोनोमियल, की एक ही टर्म होगी. देखो जैसे 7xy एक ही टर्म है, -5m एक ही टर्म है, 4 एक ही टर्म है, तो सिर्फ एक सिंगल बंदा, तो वो मोनोमियल्स हो जाएगा. बायनोमियल्स का मतलब कि दो होंगे. देखो x प्लस वाई, कोई ना कोई ऑपरेशनल वैल्यू या कोई साइन उनके बीच में होगा. -m-5 mn प्लस 4m a² - b², ये हमारे बायनोमियल्स होंगे. अब देखो यहाँ पे एक नोट बोला हुआ है कि 10pq इज नॉट अ बायनोमियल, इट इज अ मोनोनोमियल. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन तो हो रहा है बट एक सिंगल है. a+5 b+5 इज नॉट अ बायनोमियल, इट कंटेन्स 3 टर्म्स. तो ये जब 3 टर्म्स हमारी कंटेन कर लेगा तो ये बन जाएगा ट्राइनोमियल. कि देखो 3 टर्म्स आ गई. एन एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स 3 टर्म्स इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल, और ये ट्राइनोमियल के हमारे एग्जाम्पल्स हैं. अब आता है पोलिनोमियल्स. इन चिल्ड्रन एन एक्सप्रेशन विद 1 or more terms is called a polynomial. This means that monomials, binomials and trinomials are all types of polynomials. तो 1 हो या 1 से ज्यादा हो तो polynomials में सारी कैटेगरीज आ जाएंगी. तो ये भी हमारा polynomial है, राइट. राइट डाउन द कोफिशिएंट ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो x का कोफिशिएंट क्या है? -7, ठीक है, -7x and 7. The coefficient of -8xy, तो the coefficient of x पूछा गया है in -8xy is -8. तो बच्चों ये देख लो कि जिसका पूछा गया ना उसे हटा के देख लो क्या बचता है. यहाँ पर क्या बचेगा? -7. यहाँ पे क्या बचता है? 8y. यहाँ पे क्या बचेगा? 5/2 and 8. तो इस तरीके से हम इसका आंसर दे सकते हैं. राइट ऑल द टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. इनकी टर्म्स बतानी है कि कौन सी टर्म्स में. टर्म्स ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, दिस इज 2x and -3. इसमें क्या होगा? 2x² and -7. फर्दर टर्म्स पूछिए, फैक्टर नहीं पूछा. फैक्टर में हम डिफरेंशिएट करके बताएंगे. आइडेंटिफाई द मोनोनोमियल्स, बायनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स फ्रॉम द फॉलोइंग. क्या है ये? मोनो. ये क्या है? बायो. ये क्या है? ट्रायो. तो आप इसे इजिली बता सकते हो. उसके बाद हमसे पूछा गया है हमारी एक्सरसाइज. राइट द कोफिशिएंट ऑफ x इन द फॉलोइंग. x को हटा दूंगी तो क्या बचेगा? सिर्फ 3, तो 3 इसका कोफिशिएंट है. x हटा दूंगी तो क्या बचेगा? 6, तो 6 इसका कोफिशिएंट है. ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चंस में भी करना है. आइडेंटिफाई द मोनोनोमियल्स, बायनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स फ्रॉम द फॉलोइंग. अब देखो बच्चे 2 आ रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा बायोनोमियल. 1 है तो ये हो जाएगा हमारा मोनोनोमियल. और ट्राइनोमियल में हमारे 3 है तो ये हो जाएगा हमारा ट्राइनोमियल. आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो यहाँ पर लाइक टर्म्स देख लेते हैं जिनका हमारा वैल्यू सेम हो. देखो इसमें x आ रहा है, इसमें x आ रहा है, ठीक है. वेरिएबल्स की बात हुई थी तो वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग ये दोनों हमारे लाइक टर्म्स और 5x भी हमारे लाइक टर्म्स हो जाएंगी. अब देखो यहाँ पर देखते हैं mn². यहाँ पे क्या है? माइनस, ये नहीं होगा. m² है, ये नहीं होगा, ठीक है. 3xy yz fx 2yz. तो देखो ये 2/7 yz और ये yz, ये दोनों लाइक टर्म्स होंगी. आइडेंटिफाई द फैक्टर्स ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो इनके फैक्टर्स क्या है? 16 x y z. तो ये इसके सारे फैक्टर्स हैं. सबको ओपन अप कर दो, अपने आप वैल्यू आ जाएगी. फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन. अब हम एक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे कि अगर यहाँ पर लिखा हुआ है x+4 और x की वैल्यू बोला है 2 रखो, तो हमें इसे कैसे कैलकुलेट करना है. वेरिएबल्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस रिप्रेजेंट अननोन और चेंजेबल क्वांटिटीज. बाय सब्स्टिट्यूटिंग स्पेसिफिक वैल्यूज for these variables we can determine the value of the entire expression. तो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट कर देती हूँ तो ये 2 + 4 हो जाएगा और जिसका आंसर आएगा 6, ठीक है. इसी तरीके से आपको हर जगह पे 2 की वैल्यू पुट करनी है. 9 है तो 5 × x है तो x को 5 से मल्टीप्लाई करोगी. 5 2 = 10, तो 9 में से -10 करेंगे तो -1 हमारा आंसर आएगा.
फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब देखो ए बी सी करके दिया हुआ और ए की अलग वैल्यू है, बी की अलग वैल्यू है, सी की वैल्यू अलग है, तो सारी वैल्यूज को पुट करके दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 4ab, ए क्या है -1, बी क्या है -2, -1 मल्टीप्लाई बाय -2 इट विल बिकम 2 ओनली। तो यहाँ पे देखो -1 -2, ठीक है। फिर हमें बोला गया है bc यानी कि +2, bc +2 है, नहीं 2 मल्टीप्लाई बाय -2 एंड ये सारी वैल्यूज को लिख देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब है नेक्स्ट 3ca, तो 3 हमारा ये c2 एंड a इज -1, यहाँ पर पॉजिटिव है, माइनस से माइनस कट गया, 2 बचेगा ना, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो 2 ही आएगा। सो 4 2 जा 8। फिर यहाँ पर देखो माइनस है तो यहाँ पर कट नहीं होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इसलिए -8। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 आ गया, 6 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आंसर आएगा। आप क्या करेंगे कि यहाँ पर पहले माइनस माइनस को प्लस कर लेंगे, -8 प्लस -6 कितना होगा, -14 होगा, और -14 में से जब 8 प्लस को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। सिमिलर केसेस यही है, इनमें भी ऐसे ही करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x² -6xy + 8x + 12y -1 व्हेन x इज इक्वल टू दिस। ये तो बच्चों सेम क्वेश्चन है, वैल्यूज पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो एग्जाम्पल में भी यही दे दिया है कि अगर x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, तो एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करो। x 2 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6, 6 + 5 इज 11, आपका आंसर 11 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 4y -6, तो 4 की वैल्यू है 1, तो 4 - 6 कितना होगा, -2 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन a b c, सारी वैल्यूज को उठाओ और जहां जहां रखा हुआ है रख के देख लो। अब देखो a b c बोला है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आंसर आएगा, 2 ही आंसर आएगा, माइनस में हो जाएगा, -4 + 1 आपका आंसर आएगा -3, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब AB + BC + CA, तो पहले AB को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि -1 आएगा, BC को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि -2 आएगा, -1 -2 + 2, ठीक है। और फिर उसे जो सॉल्व करेंगे उसके बाद हमारा आंसर आएगा। Z अगर 10 है तो बताओ यहाँ पर कुछ नहीं करना, वैल्यू को पुट करना है। पेरीमीटर ने एरिया में हमने फॉर्मूला के अंदर वैल्यू को पुट करना सीखा था, वही सेम चीज हम यहाँ पे रिपीट कर देंगे। जहां जहां Z लिखा हुआ जो ऑपरेशन उसके साथ है, Z² मिला है, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 -3। अब देखो बच्चों यहाँ पे ना पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, Z + 10 यानी कि 10 + 10 20 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा, 60। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 माइनस यहाँ पर Z + 10 यानी कि 10 + 10 20 माइनस 60। तो आपको 400 में से 60 माइनस करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 540, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। अब यहाँ पर हमारे कुछ प्रेस्क्राइब क्वेश्चन दिए हुए हैं, और अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि प्रेस्क्राइब क्वेश्चंस में हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, कि जितने हमने अभी तक एक्सरसाइजेस में करे हैं वही हमें यहाँ पर करने होते हैं। अब यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो कौन कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें हमारा वेरिएबल आ रहा है, तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है हर तरह के डाउट्स को क्लियर करने के लिए, तो जस्ट मेक श्योर कि आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व करें, अच्छी तरीके से कंटेंट को गो थ्रू करें, फिर आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। अब ये चैप्टर हमारा यहीं खत्म होता है, बट इस चैप्टर से खत्म होने से पहले देखो कितनी अच्छी बात यहाँ पर आपकी जनरल नॉलेज से रिलेटेड भी बताई गई है। आर्यभट्ट जो कि इंडियन मैथमेटिशियन थे हमारे, ही रोट एन एस्ट्रोनॉमिकल ट्रेडिटरीज आर्यभट्टम 1499 AD में। ही वाज द फर्स्ट इंडियन मैथमेटिशियन हु यूज्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट वाज नेम्ड आर्यभट्ट। तो ये जीके के क्वेश्चंस होते हैं, आ जाते हैं काम। तो इंडिया के फर्स्ट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट थे, और उन्होंने ही सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को यूज किया था। और जो हमारी फर्स्ट सैटेलाइट है वो उसका नाम क्या है, उसका नाम भी आर्यभट्ट है। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर तब भी आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, गो थ्रू कंटेंट करो, और मोर देन इनफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं बुक में, तो आप इन्हें अच्छी तरीके से सॉल्व करोगे ना, फिर तो आपका कोई डाउट रहेगा ही नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।